हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिंग स्टडी। दिस इज राशि और आज हम करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के हिस्ट्री के 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में, तो इन क्वेश्चंस को आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। मतलब आपके चैप्टर 1 में ये पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जर्मनी और इटली कैसे यूनाइट हुए थे, उनका यूनिफिकेशन प्रोसेस क्या था। या तो कंपैरिजन फॉर्म में पूछ सकते हैं या तो डायरेक्टली जर्मनी का यूनिफिकेशन या इटली का यूनिफिकेशन 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इटली की। अब इटली यूनाइट हुआ था कब, तो आपको याद रखना है 1861। पहले इटली यूनाइट हुआ था, बाद में जर्मनी, ठीक है, उसके 10 साल बाद। तो 1861 में इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस चालू हुआ था। यूनिफिकेशन क्यों हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है अभी अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। तो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो 7 स्टेट्स में इटली पूरा डिवाइडेड था। अब उन 7 स्टेट में से एक स्टेट था जिसका नाम था सर्दिनिया पाइडमोंट। सर्दिनिया पाइडमोंट का जो किंग था वो था विक्टर इमानुएल टू, और उन्हीं के अंडर में जो सीएम चीफ मिनिस्टर काम करते थे उनका नाम क्या था, काउंट कैमलो डे कैवर। तो काउंट कैवर की लीडरशिप में इटली का यूनिफिकेशन चालू हुआ था। सबसे पहले इन्होंने ऑस्ट्रिया को जीता था और ऑस्ट्रिया को जीतने के बाद इन्होंने सदर्न इटली की तरफ मार्च किया था जहां पे जूसेफ गैरिबल्डी ने इनको सपोर्ट किया था। इसके अलावा बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे जैसे कि जूसेफ मजनी, जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, तो जब ये साउथ इटली की तरफ मार्च किया और धीरे धीरे करते करते इन्होंने पूरे 7 पार्ट्स को जीत लिया, तो फाइनली उनको यूनाइट करके इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब क्योंकि शुरुआत सर्दिनिया पाइडमोंट के किंग ने की थी विच वाज विक्टर इमानुएल टू, तो विक्टर इमानुएल टू को यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। अब चलिए जर्मनी के बारे में जानते हैं। तो जर्मनी यूनाइट हुआ था 1871 में। अब यूनाइट ये भी हो रहा है, मतलब ये भी कुछ ना कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये 39 स्टेट्स पे डिवाइडेड था। अगर आपको याद हो ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें 39 स्टेट जो कि नेपोलियन ने जीते हुए थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। तो उन्हीं 39 स्टेट्स को यूनाइट किया गया जर्मनी के यूनिफिकेशन प्रोसेस में। इसमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेट क्या है, प्रशिया। तो प्रशिया ने यूनिफिकेशन प्रोसेस चालू की थी सबसे पहले। ठीक है, अब प्रशिया का किंग कौन था, तो इट वाज केसर विलियम वन। केसर विलियम वन की लीडरशिप में उन्हीं के सीएम, उन्हीं के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने फाइट की थी। इन्होंने फैड का को तो हम सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं। 7 इयर्स तक क्या की थी, 3 वॉर्स की थी। अब ये 3 वॉर्स किसके अगेंस्ट थी, फैड मींस की फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, इन तीनों के अगेंस्ट इन्होंने वॉर की थी। और फाइनली जब ये जीत गए तो केसर विलियम वन को यूनाइटेड जर्मनी का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ और इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is what were the limitations of CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशन क्या थे। ठीक है, तो ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, 1930 में। ईयर आपको याद रखना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको ईयर को आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई आप किसी को डिसओबे कर रहे हो, मतलब किसी की बात नहीं मान रहे हो। तो अगर आप टीचर की बात नहीं मानोगे, टीचर को डिसओबे करोगे, तो व्हाट यू विल गेट इन एग्जाम, 0। तो यहाँ पे सीडीएम या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चालू हुआ था, 1930 में। अब पूछा हुआ है कि इसके लिमिटेशंस, इसकी कमियां क्या थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, मतलब कि स्वराज का हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग मतलब लिया था। जैसे आपने देखा होगा बाबा रामचंद्र, उन्होंने उसका अलग मतलब लिया था जब औध किसान सभा बनाई थी। उसके अलावा अल्लूरी सीतारमन राजू जो कि आंध्र प्रदेश में थे, उनके हिसाब से स्वराज का मतलब अलग था। फिर प्लांटेशन वर्कर्स जो कि असम में काम करते थे, उनके हिसाब से स्वराज का मीनिंग अलग था, उनके हिसाब से
स्वराज का मतलब ये था कि गांधी जी उन्हें उन प्लांटेशन फार्म से फ्री करवा देंगे, उनके लिए यह स्वराज था। तो कह सकते हैं कि स्वराज का कोई भी क्लियर मीनिंग ना होने की वजह से एक आइडल हमें वे नहीं मिल पाया सीडीएम को सक्सेसफुल बनाने का। सेकेंड, अनक्लियर विजन, मतलब गांधी जी ने कोई भी क्लियर विजन रिप्रेजेंट ही नहीं किया था कि सीडीएम का मेन एम क्या है। तो अनक्लियर विजन होने की वजह से हर व्यक्ति अपने अपने मतलब को ले रहा था और उसी हिसाब से उस पर फाइट कर रहा था। नाउ स्प्रेड ऑफ वॉयलेंस, तो सीडीएम के टाइम पे ही क्या हुआ कि वॉयलेंस स्प्रेड हो गया। मतलब गांधी जी की बात ही किस बात पर थी, अहिंसा, मतलब कि नॉन वॉयलेंस पे। लेकिन जब हिंसा हुई तो गांधी जी ने क्या किया, उसे खुद ही कॉल ऑफ कर दिया। सेकेंडली, एक्सपेंसिव इंडियन गुड्स, मतलब गांधी जी ने ये तो बोल दिया कि आप डिसओबे करो, उनकी बात मत मानो, इंडियन चीजों को आप अपनाओ, स्वदेशी चीजों को अपनाओ। पर प्रॉब्लम ये था कि बाहर से बनी हुई चीजें जो ब्रिटिशर्स लाते थे वो कंपैरेटिवली सस्ती होती थी, पर जो इंडियन गुड्स थी वो इतनी सस्ती नहीं हुआ करती थी। इस वजह से इंडियन गुड्स के एक्सपेंसिव होने की वजह से हमने वापस से फॉरेन गुड्स खरीदना चालू कर दिया, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर क्या था, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव, मतलब गांधी जी ने ये तो बोल दिया कि आप इनको डिसओबे करो, आप इनकी बात मत मानो, जॉब्स छोड़ दो, स्कूल जाना बंद कर दो। बट अगर जॉब छोड़ देंगे तो किस तरह से हमारा घर चलेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस गांधी जी ने नहीं दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे वापस से लोग जॉब्स को ज्वाइन करने लगे, स्कूल जाने लगे, जिसके चलते ये धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी खोता गया। ठीक है, तो ये थे इसके लिमिटेशंस या कमियां। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डज अ क्रॉप लेड टू डेवास्टेटिंग फेमाइन? फेमाइन या स्टारवेशन की कंडीशन कैसे आई आयरलैंड में, या एक क्रॉप किस तरह से लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, ये क्वेश्चन है ना। तो 1814 में चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है बाय द वे। तो 1840s के टाइम पे, और एग्जैक्ट अगर हम ईयर की बात करें तो 45 टू 49 के बीच में क्या हुआ, आयरलैंड के जो लोग थे, क्योंकि वहां पे ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन थी जो पुअर थी और मीट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसी समय आयरलैंड में क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई विच वॉज पोटैटो। पोटैटो में क्या होता था, ये एक तो पेट इससे जल्दी भर जाता है, दूसरा अच्छा खासा फैट स्टोर करता है, एक तरह से मीट का ऑल्टरनेटिव बन गया। पोटैटो क्या था, इसके साथ ही साथ चीप भी था। तो मीट के कंपैरिजन में सस्ता होने की वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन सिर्फ पोटैटो पे डिपेंड हो गई अपने फूड नीड्स के लिए। पर हुआ क्या, इस ड्यूरेशन में 45 से 49 के बीच में क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब कि जो पोटैटो क्रॉप है वो उतने अच्छे से नहीं उग पाई, क्योंकि पोटैटो क्रॉप स्टेपल क्रॉप बन गई थी जो वो डेली कंज्यूम करते थे। तो जब क्रॉप फेलियर हुआ और अच्छे से नहीं क्रॉप प्रोडक्शन हो पाया, उस समय पे अराउंड इसी डिपेंडेंसी के चलते 10 लाख लोगों की डेथ हो गई, और लगभग इससे 2 गुने लोग, मतलब कि लगभग 20 लाख लोग इमिग्रेट हो गए, मतलब कि अपने देश छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, जिससे कि एक तो वहां की पॉपुलेशन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, सेकेंडली लोगों को जॉब नहीं मिली थी, तो वो जॉब को सर्च करने के चक्कर में अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट होने लगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता चलता है कि क्रॉप किस तरह से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए किस तरह से इंपैक्टफुल हो सकती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर इन वुमेन्स लाइफ? इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये है कि प्रिंट कल्चर आने की वजह से, 4th चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कि प्रिंट कल्चर आने की वजह से वुमेन की लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ा। तो पहला क्या है, इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट, क्योंकि प्रिंट कल्चर आ गया तो बुक्स प्रिंट होने लगी, अलग अलग टॉपिक्स पे प्रिंटिंग होने लगी, जिसके चलते वुमेन में लिटरेसी रेट बढ़ गया, क्योंकि अब वो भी धीरे धीरे पढ़ने लगी। इट वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब बुक्स प्रिंट की जाने लगी तो वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स होती थी कि किस तरह से अच्छी वुमेन बनना चाहिए, कुकिंग बुक्स हो गई, फैशन बुक्स हो गई, तो अलग अलग टॉपिक पे उनकी लाइफ के बारे में, अपर क्लास हिंदूज के बारे में आपने पढ़ा होगा, पंडिता रमाबाई एंड ताराबाई शिंदे, तो इन्होंने अपर क्लास हिंदू वुमेन की लाइफ के बारे में लिखा था। फिर कैलाश बासिनी देवी, इन्होंने हिंदू वुमेन या वुमेन की लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में लिखा था। राशुंदरी देवी, इन्होंने बुक लिखी थी अमर जीवन। तो
एक तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक जो जरिया है वो मिल पाया वुमेन को प्रिंट कल्चर की वजह से। थर्ड क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर सोशल रिफॉर्म। अब क्योंकि ऐसे बहुत सारे सोशल इल्स उस समय पर चलते थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो री मैरिज वो नहीं करने देते थे उस टाइम पे, तो जैसे जैसे लोगों ने पढ़ा, उनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई, तो इस तरह से सोसाइटी में भी रिफॉर्म आया। बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस जो बहुत समय से हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती थी, उन पर बैन लगाया गया और उन्हें रोका गया। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, मतलब अब धीरे धीरे जब वुमेन लिटरेट हो गई तो पॉलिटिक्स में भी वो अपने लिए एक स्टैंड लेने लगी, अपनी वॉइस रेज करने लगी। एंड फाइनली दे बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट, उनको किसी और पे अब डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से लिटरेट हो चुकी थी, अपने लिए आवाज उठाना उन्होंने सीख लिया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय गांधी जी टू रिमूव अनटचेबिलिटी। मतलब गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए थे, क्या मेजर्स सजेस्ट किए थे, उन्होंने क्या स्टेप्स फाइनली उन्होंने करके दिखाया। तो फर्स्ट है स्वराज वुड नॉट कम इफ अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट। मतलब गांधी जी के हिसाब से स्वराज यानी कि हमारा खुद का राज हमारे देश में तब तक नहीं आ सकता जब तक हम इस अनटचेबिलिटी को, इस डिस्क्रिमिनेशन को अपने देश से खत्म नहीं कर देते और यूनाइट नहीं हो जाते। सेकंड है अनटचेबल्स को गांधी जी ने हरिजन नाम दिया। यहाँ पे हरि मतलब क्या होता है, विष्णु जी या कृष्ण जी या भगवान भी आप कह सकते हैं, और जन मतलब क्या होता है, उनके ही बनाए हुए लोग या उनके ही बच्चे। तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड मतलब कि हरिजन नाम दिया अनटचेबल्स को। उसके अलावा ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देयर एक्सेस। अब कहां पर एक्सेस, तो पहले कॉमन जो कुएं होते थे, वेल्स कह सकते हैं, वहां पे उन्हें एक्सेस नहीं थी, टेम्पल्स में एक्सेस नहीं थी, स्कूल्स में एक्सेस नहीं थी, तो उनको इन सारी जगहों पे एक्सेस दिलवाने के लिए गांधी जी ने काफी सारे सत्याग्रह लॉन्च किए थे। उसके बाद ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई दैट वर्क, क्योंकि ये माना जाता था उस समय पर कि जो अनटचेबल्स है वो इस तरह के काम बहुत ज्यादा करते हैं, तो उन्होंने उस वर्क को, मतलब कि क्लीन करने का जो वर्क है उसको डिग्निफाई करते हुए खुद से ही उन्होंने क्या किया था, टॉयलेट क्लीन किया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम अनटचेबिलिटी इज अ सिन, मतलब उन्होंने जो अपर क्लास लोग हैं उनको भी इस बात से अवेयर किया कि अनटचेबिलिटी फैलाना क्या है, एक सिन है, एक पाप है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स थे जो गांधी जी ने लिए थे अनटचेबल्स को उनका राइट वापस दिलवाने के लिए, और इसी के बाद उन्होंने रिजर्वेशन भी दिया था जब पूना पैक्ट साइन हुआ था बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 1932 में। तो दीज वर द मोस्ट important question from your history book. Stay connected with us for the next important questions.